हेलो डियर नीट एस्पायरेंट्स, वेलकम टू नीट यूजी बायो। डे 2 के इस नीट 2023 पीएस बायोलॉजी सीरीज़ में आपका स्वागत है। बच्चों, इससे पहले हमने डे 1 में 5 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज डे 2 में हम 5 क्वेश्चन का और प्रैक्टिस करेंगे। टेक्स्ट बुकलेट नंबर जो कोड है E2 रहेगा, आप इसको मिलान कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 106 से 110। इससे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2023 का जो E2 पेपर था नीट पीवाईक्यू का, उसमें 101 से लेकर 105 तक हमने देख लिए थे। आज हम 106 से लेकर 110 देखेंगे। तो 106 जो क्वेश्चन क्या कहता है, इन दिस कल्चर एक्सपेरिमेंट इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स लीफ मेसोफिल सेल्स आर पुट इन ए कल्चर मीडियम टू फॉर्म कैलस। इसका मतलब ये है कि एक टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट चल रहा है जिसमें हम लीफ की जो म्यूजोफिल सेल्स होती हैं, इनको हम कल्चर मीडियम में क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, केलस फॉर्म हो रहा है। दिस फिनोमिना मे बी कॉल्ड एज, अभी इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट में हम लीफ मेसोफिल के जो सेल्स होते हैं उसको एक कल्चर मीडियम में क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, एक कैलस बन रहा है। इस जो बनने की प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो अब पहला ऑप्शन है डिफ्रेंसिएशन, डी डिफ्रेंसिएशन, थर्ड डेवलपमेंट, एंड फोर्थ सेनेसेंस। ठीक है, अब ये चारों का मतलब समझते हैं कि डिफ्रेंसिएशन किसे कहते हैं, डी डिफ्रेंसिएशन किसे कहते हैं, डेवलपमेंट क्या है, सेनेसेंस क्या है, तभी हम इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक, तो हिंदी में इसको देखते हैं हल्का सा। क्या है कि ऊतक संवर्धन, जिसको हम टिश्यू कल्चर कहते हैं, इस प्रयोग में क्या होती है, जब पत्ती यानी लीफ के मेसोफिल, लीफ के जो मेसोफिल्स की जो सेल्स होती हैं उसको एक संवर्धन माध्यम यानी कि कल्चर मीडियम में रखा जाता है, और क्या होता है, वे केलस का निर्माण कर रहे हैं। ये क्वेश्चन का मेन मोटो था रहने के लिए। अब इस जो फंक्शन को क्या कहते हैं पूछा गया है, तो समझो। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्पेशलाइजेशन, इसको विशिष्टीकरण कहते हैं। इसको बहुत सिंपल समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सपोज दैट कि एक कोशिका है, ठीक है, और वो क्या है, अनस्पेशलाइज्ड सेल है, उसका कोई काम नहीं है, ठीक है, वो अरेंजमेंट के साथ नहीं है, उसको कोई विशिष्टता नहीं धारण नहीं की रखी है। लेकिन उन अनस्पेशलाइज्ड सेल को अगर स्पेशलाइज्ड सेल में चेंज कर दिया जाए उसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, दूसरी बात, सेकंड क्या है, डी डिफरेंशिएशन। अब ये क्या होता है, रिवर्सल ऑफ स्पेशलाइजेशन। इसका मतलब है इस विशिष्टीकरण का, किस प्रकार एक सेल को विशिष्टीकरण करने के लिए जस्ट उसका उल्टा प्रक्रिया है। कैसे? एक स्पेशलाइज्ड सेल को क्या कर रहे हैं हम, उसको अनस्पेशलाइज्ड सेल कर रहे हैं। समझो कैसे, इसको एग्जाम्पल के रूप में। अब जो लीफ मेसोफिल सेल्स हैं, समझो इस बातों को, जो लीफ मेसोफिल सेल्स हैं, ये सेल्स क्या हैं, ये एक स्पेशलाइज्ड सेल हैं, डिफरेंशिएट सेल्स हैं। क्लियर है? इस डिफरेंशिएट सेल से हम क्या बना रहे हैं, केलस फॉर्म कर रहे हैं। और जो केलस जो बन रहा है ये कैसा है, अनस्पेसिफाइड सेल्स होती है, अविशिष्टीकरण सेल्स होती हैं, कुछ खास उसमें नहीं होता। इसका मतलब ये है कि डी डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है इस प्रक्रिया में, कि हम वेल स्पेशलाइज्ड लीफ मेसोफिल सेल्स को क्या कर रहे हैं, उसको कल्चर मीडियम में ग्रो कर रहे हैं और केलस फॉर्म कर रहे हैं। तो एक वो जो लीफ मेसोफिल सेल्स होते हैं वो एक विशिष्टीकरण सेल्स होते हैं, उसमें कुछ विशेषताएं होती हैं। उन सेल्स को कल्चर मीडियम में क्या कर रहे हैं, उगा रहे हैं और केलस फॉर्म कर रहे हैं। और जो केलस जो सेल्स होती हैं वो कैसी होगी, वो अविशिष्टीकरण सेल होती है, अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं। ये बच्चों बेसिक डिफरेंस है दोनों में, डिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन। अब सर एक क्वेश्चन है कि अगर इसको हमको जस्ट उल्टा करना है, इस केलस को हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या करेंगे? केलस क्या है, अनस्पेशलाइज्ड सेल्स है, इसे क्या करेंगे, इसका स्पेशलाइजेशन करेंगे। किस पे करेंगे? डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया होती है, इसके द्वारा क्या करेंगे, इसको स्पेशलाइजेशन में कन्वर्ट कर देंगे। इसका मतलब है कि कैलस से क्या बन जाएगा, लीफ बन जाएगा। तब ये उल्टा प्रक्रिया है। लेकिन डी डिफरेंशिएशन का मतलब यही होता है कि एक लीफ मेसोफिल सेल्स होती है जो काफ़ी स्पेशलाइज्ड सेल होती है, इन सेल्स को कल्चर मीडियम में ग्रो किया जा रहा है, ग्रो करने के बाद केलस का निर्माण किया जा रहा है। तो केलस क्या हो गया, अनस्पेशलाइज्ड सेल्स। और इस प्रक्रिया में बच्चों यही हो रहा है। In tissue culture experiment, leaf mesophyll cells are put in a culture medium
टू फॉर्म केलस। लीफ मेसोफिल सेल्स क्या है? स्पेशलाइज्ड सेल है, केलस अनस्पेशलाइज्ड सेल है। तो यहाँ पे कौन सा फिनोमिन होगा? यहाँ पर होगा डी डिफ्रेंसिएशन की प्रक्रिया होगी। नेक्स्ट है, थर्ड है डेवलपमेंट, ग्रोथ। और सेनेसेंस का जो यूज़ करते हैं बच्चों, मेनली हम प्लांट के लिए सेनेसेंस यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लीफ वर्ड आया है, तो लीफ है जो प्लांट्स में है, तो हम प्लांट के लिए सेनेसेंस यूज़ करते हैं। सेनेसेंस का मतलब इसका अगर एनिमल्स में कन्वर्ट करें तो एजिंग, बुढ़ापा आ जाना, वृद्धावस्था आ जाना। तो जो एजिंग प्रक्रिया है हम एनिमल के लिए यूज़ करते हैं। सेनेसेंस जो प्रक्रिया है हम किसके लिए यूज़ करते हैं? हम प्लांट के लिए यूज़ करते हैं। सपोज दैट कि एक पतझड़ हो रहा है, तो एक लीफ गिर रही है तो सेनेसेंस हो रही है। तो ये डिफ्रेंसिएशन तो बिल्कुल नहीं हो रही है, डेवलपमेंट यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रहा है, सेनेसेंस भी यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर स्पेशलाइज्ड सेल का अनस्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि डी डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। तो हमारा आंसर निकल क्या आएगा बच्चों? हमारा आंसर होगा सेकेंड। अब मैं इसको क्वेश्चन को मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं समझ ले रहा हूँ, क्योंकि इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है चीज़ों को मैं बार बार बोला हूँ, क्यों? ताकि आपको समझ आए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपका। मैं केवल 5 ही क्वेश्चन क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इसका कारण ये है कि हम भले ही कम क्वेश्चन करें लेकिन अच्छे से करें। क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्वेश्चन पर हम टाइम स्पेंड नहीं करते, तभी हमको वहाँ पर दिक्कत होती है एग्जाम हाल में। ठीक, चल। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं पुनः अभिवेदन। डिफ्रेंसिएशन को बोलते हैं विभेदन, और इसको बोलते हैं पुनः अभिवेदन। इसको हम डी डिफ्रेंसिएशन कहा जाता है। In tissue culture experiment, when leaf mesophyll cells are placed in culture medium to form a callus, this phenomenon is called de-differentiation। आपका आंसर मिल गया। आपका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सेकेंड, de-differentiation। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 107 नंबर क्वेश्चन है, लार्ज कलरफुल फ्रेगमेंट फ्लावर विथ नेक्टर आर सीन इन, मतलब कि बड़ी रंगीन, ठीक है, और फ्रेगमेंटेड फ्लावर होती है, किसके साथ? नेक्टर के साथ मधुमित होती है। इसको हम स्पष्ट बोल सकते हैं बोलने के लिए कि बड़े रंगीन सुगंधित जो फ्रेगमेंटेड फ्लावर्स होती हैं और मधुरस से भरी हुई, नेक्टर से भरी हुई फूल होती है, ये किस में दिखाई देती है? आपके ऑप्शन है इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट्स, बर्ड पोलिनेटेड प्लांट्स, बैट पोलिनेटेड प्लांट्स और वाइन पोलिनेटेड प्लांट्स। अब जब आप बच्चों अब याद करो, जब आप पोलिनेशन पढ़ते हो, जब खासकर क्रॉस पोलिनेशन, तो क्रॉस पोलिनेशन में होने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, चाहे मीडियम इंसेक्ट्स हो, बर्ड्स हो, बेड हो या विंड हो, ठीक है, कीड़े हो, पक्षी हो या फिर चमगादड़ हो या फिर हवा हो, या कभी कोई जल के माध्यम से भी होता है। तो ऐसा कौन सा फूल है, फ्लावर है, जिसमें बहुत बड़ी रंगीन और सुगंधित और नेक्टर भरी हुई हमको दिखाई देती है? ठीक है, तो इसमें क्या होगा? जो इसमें मुद्दे है कीट परागण पौधे, इसको हम एंटोमोफिलस, जो एंटो वर्ड यूज़ करते हैं, एंटोमोलॉजिस्ट को कीट के लिए यूज़ करते हैं, इंसेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, तो एंटोमोफिलस प्लांट्स में पाए जाते हैं। अब कैसे प्लांट्स होते हैं? जैसे कि हो गया सनफ्लावर, गुलाब, कमल, जास्मिन, ये सब क्या हैं? एंटोमोफिलस प्लांट्स होते हैं। एंटोमोफिलस प्लांट्स कहने का मतलब है कि ऐसे प्लांट्स जिसमें कीटों के माध्यम से पॉलिनेशन होता है, जिसमें जो उसके जो नेक्टर्स होते हैं काफ़ी सुगंधित होते हैं, रंगीन होते हैं और काफ़ी बड़े होते हैं। तो हमारा आंसर क्या निकल गया है? हमारा आंसर निकल गया है इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स में ऐसा देखा जाता है। लार्ज कलरफुल फ्रेगमेंट फ्लावर विथ नेक्टर आर सीन इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स, इसी को हम एंटोमोफिलस प्लांट्स कहते हैं। एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, एंटोमोफिलस प्लांट वे प्लांट होते हैं जिन पे बड़े रंगीन सुगंधित और मधुरस युक्त क्या होते हैं? फूल होते हैं, और इनमें कीट के माध्यम से परागण होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इसको हम एंटोमोफिलस कहते हैं, प्लांट्स कहते हैं। बर्ड पॉलिनेटेड प्लांट बिल्कुल नहीं होगा, बेड और विंड ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 108। तो क्या क्वेश्चन क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन, frequency of recombination between gene pair of same chromosome as a measure of the distance between genes to map their position on chromosome was used for first time by। अब इसका क्वेश्चन को हल्का डिकोड करते हैं, हिंदी समझते हैं फिर इंग्लिश समझेंगे कि एक ही क्रोमोसोम पर जो जीन पेयर में होते हैं, उन जीन में सपोज दैट ठीक है एक क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम में जीन के पेयर होते हैं,
उन जीन के पेयर में जो रिकॉम्बिनेशन होती है, उन रिकॉम्बिनेशन की होने की फ्रिक्वेंसी, उसकी बार बार होने की आवृत्ति कितनी होती है, उसके अलावा उन जीन के बीच में जो दूरी होती है उसको भी नापने के लिए। और गुणसूत्र पर जहाँ पर जो जीन पेयर होते हैं उस स्थान को हम लोकस कहते हैं, उस स्थान का मैपिंग करने के लिए सबसे पहले किसने क्या किया था, किसने इसको फर्स्ट टाइम देखा था। तो आपका पहला ऑप्शन है थॉमस हंट मॉर्गन, सटन एंड बॉवेरी, अल्फ्रेड स्टुटेंटन एंड हैंकिंग। तो बच्चों आपको ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले अल्फ्रेड स्टुटेंट ने 1913 में इसका उपयोग किया था कि एक ही क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम पर जीन पेयर हैं, उनमें रिकॉम्बिनेशन हो रही है और कितनी बार रिकॉम्बिनेशन हो रही है इसकी फ्रीक्वेंसी भी देखती है, और उन जीनों के बीच में जो कितना डिस्टेंस है उसको भी मेजरमेंट करती है, और उस गुणसूत्र पर जो जीन होती है उसका जो लोकस होता है उसका मैप तैयार करने के लिए सबसे पहले अल्फ्रेड स्टुटेंट ने 1913 में इसका उपयोग किया था। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, आपका आंसर क्या होगा बच्चों, आपका आंसर है आंसर नंबर 3 अल्फ्रेड स्टुटेंट। ठीक, समझ आ गया हम लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 109वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। अब ये क्वेश्चन बच्चों सेल डिवीजन सेल साइकिल से है, सेल बायोलॉजी से क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज यानी कि इनमें से कौन से स्टेज मियोसिस में यानी कि अर्धत्रिभाजन, याद करो जो क्रोमोसोम इसमें क्या हो जाते थे, हाफ हो जाते थे लेकिन आउटर सेल में, तो मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। इसका मतलब है कि ऐसे कौन से मियोसिस की स्टेज है जिसमें सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है। क्वेश्चन सिंपल सही है कि ऐसा कौन से स्टेज है जिस स्टेज में मियोसिस के, वो कौन से स्टेज है जिसमें सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है। अब बच्चों एक बात आपको याद रखना है कि ये जो सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है वो मियोसिस सेकेंड में होता है। सेंट्रोमियर का जो विभाजन होता है वो मियोसिस सेकेंड में होता है। जब सेकेंड में होगा तो ये 4 ऑप्शन में से हमको टेलोफेज में कोई, देखो यहाँ पे हम 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। मेटाफेज 1 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि मियोसिस सेकेंड में हो रहा है। जब मियोसिस फर्स्ट में होता तो मेटाफेज हम मान सकते हैं मानने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, मियोसिस सेकेंड में हो रहा है तो यहाँ पर सेकेंड का ऑप्शन नहीं है, तो ये खत्म। और चौथा आपका से कसम, इसका मतलब है कि हमने फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन को हटा दिया। तो इन 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शन हमने विलोपित कर दिया, गायब कर दिया, जो नहीं है। इसमें से 2 ऑप्शन हमारे पास बच गए। अब हमको जानना है कि सेंट्रोमियर मियोसिस सेकंड के कौन से स्टेज में होता है, कि मेटाफेज में कि एनाफेज में, वो भी सेकंड में, मेटाफेज सेकंड में या एनाफेज सेकंड में। तो बच्चों आपको याद रखना है कि मियोसिस सेकंड के एनाफेज सेकंड स्टेज में सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है। तो हम कह सकते हैं कि सेंट्रोमियर का डिवीजन मियोसिस सेकंड के एनाफेज सेकंड के स्टेज में होता है। तो आपको आंसर मिल गया, द डिवीजन ऑफ द सेंट्रोमियर्स अकर ड्यूरिंग एनाफेज सेकंड ऑफ मियोसिस। आपका आंसर होगा आंसर नंबर 3 एनाफेज सेकंड में। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। अब डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आरएनए पॉलीमरेज का रोल क्या है, और कौन सा आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का। वैसे तो आरएनए पॉलीमरेज 3 प्रकार के होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो यहाँ पर व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का पूछा है इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। यहाँ समझें दो चीज़ों को, क्वेश्चन को जो डिवोट करना है कि आपको पता है सेंट्रल डोग्मा की प्रक्रिया होती है। सेंट्रल डोग्मा वह प्रक्रिया जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है, इस प्रक्रिया को हम अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, राइट। और आरएनए से प्रोटीन बनता है, उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। सेंट्रल डोग्मा का बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके, ठीक। तो इसमें पूछा है कि रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का किसमें प्रोसेस में, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स में। अब देखो बच्चों 2 प्रकार के जीव होते हैं, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया अलग होती है और यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया अलग होती है। ट्रांसक्रिप्शन कहने मतलब है डीएनए से आरएनए का बनना। तो जब यूकैरियोट्स में डीएनए से आरएनए बनता है तो वहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का क्या रोल है, यहाँ पे पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनएज
like 20S, 80S, 18S एंड 5.S। ये राइबोसोम इसके प्रकार होते हैं। सेकेंड है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA, 5sRNA एंड snRNA। थर्ड है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रिकर्सर ऑफ mRNA, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ओनली snRNAs। अब बच्चों बहुत बेसिक चीज़ है, आपको जानना है कि मेन रोल क्या होता है। ये ट्रांसक्रिप्शन करता है tRNA का यूकैरियोट्स में। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का या कोई भी आरएनए पॉलीमरेज का जो काम होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन करती है tRNA, है ना, ऑफ tRNA इन यूकैरियोट्स में। देखो तो यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का मुख्य रूप से tRNA यानी कि ट्रांसफर आरएनए, 5S RNA राइबोसोमल आरएनए और कुछ स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, इसको हम snRNA कहते हैं, कुछ स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करता है। तो आपका आंसर क्या निकल के आया? ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA, 5S राइबोसोमल आरएनए एंड स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए का क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन करने का काम करता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक, तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इन यूकैरियोट्स is responsible for transcribing tRNA, transfer RNA, 5S RNA, ribosomal RNA and some small nuclear RNAs, snRNAs। आपको समझ आ गया? तो हमारा आंसर क्या है बच्चों? हमारा आंसर होगा सेकेंड, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA, 5S RNA एंड snRNA। तो आज हमने डे 2 में नीट 2023 का हमने पीएस क्वेश्चन, क्वेश्चन हमने E2 पेपर का हल किया। अब डे 3 में बच्चों हम 110 से लेकर 115 क्वेश्चन को हल करेंगे। रोज हम क्या करेंगे? 5 क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे। तो इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? आपका इसका जो पीडीएफ है मेरा टेलीग्राम चैनल है नीट यूजी बायो करके, वहाँ पर आप जाएंगे। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा। आप वहाँ पर जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे चैनल को और आपको यहाँ इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ लेंगे, इसको पढ़ेंगे, रोज वाइज करेंगे। ठीक, तो थैंक यू वेरी मच। अगर इस वीडियो से आपके लाइफ में, आपके स्टडी में थोड़ी सी भी वैल्यू क्रिएट मैं कर पाया हूँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ख़ास बात ये है कि कमेंट करके मुझे बताएं कि ये इससे आपको फ़ायदा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्या कमी रहेगी ये भी बताइए, किस प्रकार से और एक्सप्लेन किया जा सकता है इसको भी बताइए, क्या आपकी समस्या इसको भी शेयर कीजिए, ताकि आपकी जो क्वेश्चन सॉल्व करने की जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से बनी रहे। जैसे कि मैंने पहले आपको कहा था, टेलीग्राम चैनल है, जाकर ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप चैनल है नीट यूजी बायो, इसका भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं डे 3 में 5 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।